कहानी की शुरुआत में हम एक अकेले हीरो को कई सारे मॉन्स्टर से लड़ता हुआ देखते हैं। हमें बताया जाता है कि ये इंसानियत का पहला हीरो था। इसने कई बार अर्थ को कई बड़े बड़े हमलों से बचाया था और फिर वो अचानक से ही गायब हो गया। कहा जाता है कि वो अपनी पावर्स को हाइड करके अब एक आम जिंदगी जी रहा है। इसी कहानी के साथ हमें जेन को दिखाया जाता है। जेन कहता है, कौन विश्वास करेगा कि नंबर 1 हीरो अब एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है। जेन की बातों से हमें पता चल जाता है कि जेन ही वो सुपर हीरो है जो अपने पावर्स को हाइड कर अब नॉर्मल लाइफ जी रहा है। इस जगह पर जेन एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे कहीं भी कोई जॉब नहीं मिल रही होती है। इसी बीच जेन का ध्यान जाता है कॉन्सर्ट पर, जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया होता है और इस जगह पर हम पहली बार सुपर पावर्स को देखते हैं। असल में जो कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं वो भी हीरोज होते हैं। जेन के बाद कई सारे और हीरोज सामने आए थे। ये हीरोज सी रैंक के होते हैं। ये बहुत ही आसानी से अपनी अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल कर उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। इन सी रैंक हीरोज का लीडर उन मॉन्स्टर्स के लीडर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर इस जगह पर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर्स का लीडर वहां से जाता, जेन वहां पर आकर उन मॉन्स्टर्स के लीडर के हाथों में हथकड़ी बांध देता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो, रुको यहाँ पर। जब तक हीरो कॉर्प्स नहीं आते तुम्हें यहीं रुकना होगा। इस जगह पर जेन के ओरे को देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि अब यहाँ पर उसका खात्मा होने ही वाला है, जिसे देखकर ये मॉन्स्टर अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस जगह पर हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सी रैंक हीरोज के लीडर ने ही इस मॉन्स्टर को पैसे खिलाए थे पब्लिक प्लेस में इसे पिटाई खाने के लिए, ताकि ये हीरो अपनी रैंक को ए रैंक पर स्विच कर सके। पर अब इस जगह पर ये मॉन्स्टर अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और बहुत ही आसानी से सी रैंक हीरोज को धराशाही कर देता है। इस जगह पर जेन को कोई दिलचस्पी नहीं होती इस फाइट में घुसने के लिए, पर इसी बीच वहां पर एक रियान नाम का हीरो जाता है। वो बहुत ही लोएस्ट रैंक पर होता है, ई रैंक पर, और वो आते से ही इस मॉन्स्टर से कहता है, मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा, मैं हूँ ई रैंक हीरो रियान। इस चीज को सुनकर वो मॉन्स्टर भी कहता है, तेरी रैंक इतनी कम है फिर तुझे इतना घमंड क्यों है। इस चीज पर रियान कहता है क्योंकि वो एक हीरो है। और यहाँ कहकर रियान अपने कुछ गैजेट्स को निकालता है और उससे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर इससे कुछ नहीं होता। रियान बार बार बस मार ही खा रहा होता है और डस्टबिन में जाकर गिर रहा होता है। पर वो बहुत बार कोशिश करने के बाद भी खड़ा होता है और रियान उस मॉन्स्टर से कहता है, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। इस चीज को देखकर जेन उससे पूछता है कि तुम तो बस मार खा रहे हो, तुम मर जाओगे। जिस पर रियान कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक हीरो हूँ, बिल्कुल इंसानियत के पहले हीरो जीरो की तरह। यह कहकर रियान जेन से कहता है, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तो कुछ भी नहीं। इसी बीच दूसरी तरफ यहाँ पर मॉन्स्टर रियान से पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था। वो बार बार मॉन्स्टर को परेशान कर रहा है। इस जगह पर मॉन्स्टर डिसाइड करता है कि वो इस बार रियान को खत्म कर देगा। रियान को मारने का सोच के जैसे ही मॉन्स्टर रियान के ऊपर हमला करने ही वाला था, उसे खत्म करने के लिए किसी बीच वहां पर जेन आ जाता है। जेन अपने वेपन को समन करता है और सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। जेन के एक ही हमले से वो मॉन्स्टर वहीं पर धराशायी हो जाता है। मॉन्स्टर के धराशायी होते से ही वहां पर ए रैंक फीमेल हीरो होंडुआन आ जाती है। होंडुआन वहां पर आते से ही रियान से पूछती है, यहाँ पर क्या हो रहा है। इस पर रियान बताता है कि असल में यहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा था जिसपे कुछ सी रैंक के मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, उसने और उसके असिस्टेंट ने सब कुछ संभाल लिया है। यहाँ पर रियान देखता है कि जेन यहाँ से भाग चुका है। इसी के साथ हमारा सीन जेन पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जेन अपने घर वापस आ चुका था। यहाँ पर जेन देखता है कि एक कंपनी का सीईओ उसकी बहन को कन्विंस कर रहा था उसकी कंपनी में काम करने के लिए, पर उसकी बहन उस सीईओ को घर से भगा देती है। उस सीईओ के जाने के बाद जेन घर के अंदर आता है और अपनी बहन से पूछता है कि ये सीईओ तो हैंडसम भी था, इसके साथ काम करने में क्या दिक्कत थी तुम्हें। इस पर जेन की बहन बताती है, नहीं, मैं किसी भी सीईओ के चक्कर में नहीं पड़ने वाली, मेरा सिर्फ एक ही हीरो है और वो है जीरो, मैं उसी से शादी करूंगी। इस चीज को सुनकर जेन मन में कहता है, इसका मतलब मेरी बहन की कभी शादी ही नहीं होगी। गाइस, इस जगह पर हमें पता चलता है कि जेन ने अपनी बहन से भी अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है। अब ऐसा क्यों है, कहानी में आगे पता चलेगा। इस जगह पर आइडेंटिटी का तो पता नहीं, पर यहाँ पर जेन की बहन को यह पता चल चुका था कि जेन को कोई नौकरी आज भी नहीं मिली है, इसलिए जेन की बहन जेन के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। इन सब के ऊपर जेन कहता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, पापा मम्मी मुझसे कुछ नहीं कह रहे जॉब पे जाने के लिए, तो तुम क्यों कह रही हो। इस पर जेन की बहन कहती है, पापा मम्मी को मरे हुए 5 साल हो गए हैं जेन, वो तुमसे कैसे कुछ कहेंगे।
इसी फनी फाइट के बीच में वहां पर रियान भी आ जाता है। रियान सीधा यहाँ आते से ही जेन को अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहने लगता है, पर इस जगह पर जेन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता हीरो बनने में। जेन को मना करता हो देखकर रियान जेन से कहता है, ये एक तरह की जॉब होगी जेन, मैं इसके लिए तुम्हें पैसे भी दूंगा। अब इधर जॉब का नाम सुनते से ही जेन की बहन रियान को डील डन कर देती है कि जेन उसकी टीम में जरूर ज्वाइन होगा। इस जगह पर बहन की वजह से ना चाहते हुए भी जेन को दोबारा हीरो बनना पड़ता है। जेन के हीरो बनते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हीरो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट का सीन, जहां पर रियान जेन को लेकर आया है ताकि जेन अपने आप को एज ए हीरो रजिस्टर कर सके। हीरो ऑर्गेनाइजेशन में घूमते हुए ही जेन को अपनी खुद की मूर्ति दिखती है और वहां पर अपनी मूर्ति के साइड में भी कुछ लोग दिखते हैं। इस चीज को देखकर जेन रियान से पूछता है कि ये जीरो के आइट साइड में ये लोग कौन हैं। इस पर रियान बताता है, तुम्हें नहीं पता क्या, ये वो लोग हैं जिन्होंने जीरो की मदद करी थी इस वर्ल्ड को बचाने के दौरान। इस पे जेन मन में कहता है, मुझे तो याद नहीं है कि इन लोगों ने मेरी मदद की थी उस दौरान। खैर, इसके बाद जेन को रियान बताता है कि तुम्हें कुछ टेस्ट को पार करना होगा ताकि तुम एज ए हीरो डिक्लेयर हो सको और तुम्हें कुछ रैंक मिल सके। इस जगह पर रियान बोलता है कि तुम्हारा सबसे पहला टेस्ट होगा कि तुम्हें एक बी रैंक हीरो मिस्टर यार्टन को कुछ देर तक संभालना होगा। इस जगह पर हमें मिस्टर यार्टन को दिखाया जाता है। जेन मिस्टर यार्टन को देखकर कहता है, संभालना तो ठीक है, अगर मैंने मिस्टर यार्टन को हरा दिया तो। इस पर रियान जेन को समझाता है कि तुम मिस्टर यार्टन को नहीं हरा सकते, वो बी रैंक के हीरो हैं। तुम्हें उनके सामने बस जितना समय हो सके टिक कर रहना है, उन पे हमला करने की कोशिश मत करना, वरना तुम हार जाओगे और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इस पर जेन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद जेन और मिस्टर यार्टन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान ही मिस्टर यार्टन को समझ में आने लग जाता है कि जेन कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इस जगह पर जेन बहुत ही आसानी से मिस्टर यार्टन के हमले डोज करने लगता है। इस जगह पर मिस्टर यार्टन भी समझ जाते हैं कि उन्हें अगर जेन को हराना है तो उन्हें अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना होगा। इस जगह पर मिस्टर यार्टन अपना फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं, पर इस जगह पर पलक झपकते से ही जेन अपने हथियार को निकालता है और मिस्टर यार्टन के ऊपर एक ही हमला करता है, जिससे मिस्टर यार्टन वहीं पर ढेर हो जाते हैं। इस चीज को देखकर मिस सेक्रेटरी और रियान को तो समझ ही नहीं आता कि उन्होंने अभी ये क्या देखा। अब इस जगह पर जेन मिस सेक्रेटरी के पास आकर पूछता है कि उसे कितने पॉइंट मिलेंगे। इस पर मिस सेक्रेटरी कहती है, तुम्हें फुल पॉइंट मिलेंगे, तुमने मिस्टर यार्टन को हरा दिया। अच्छा ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट रिटन एग्जाम होने वाला है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। सेक्रेटरी के जाने के बाद रियान जेन की तारीफ करने लगता है और कहता है, तुमने ये टेस्ट पास कर लिया, ये बहुत हार्ड होता है और तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट तो बहुत इजी होगा, मतलब तुम्हें इजीली ए रैंक तक की रैंक मिल सकती है। यहाँ पर रियान ये सब कह रहा था, पर जेन के तो तोते उड़े हुए थे रिटन टेस्ट का नाम सुनकर। जेन के ऐसी घबराए हुए चेहरे के साथ ट्रिपल एस रैंक हीरो हाइडिंग हिज पावर का एपिसोड नंबर 1 समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में मिस्टर यार्टन की आंखें खुलने लगती हैं। जैसे ही वो होश में आते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। मिस्टर यार्टन अपने सामने हार्डोन को बैठा हुआ देखते हैं। इस जगह पर मिस्टर यार्टन कहते हैं, मैं हॉस्पिटल कैसे आया, मुझे याद भी नहीं है कुछ। मिस्टर यार्टन के इस सवाल पर हार्नोल्ड जवाब देती है, वो नया लड़का काफी ताकतवर है, पर ताकत के साथ साथ वो बेवकूफ भी है। और ये आगे कर मिस हार्नोल्ड मिस्टर यार्टन को जेन के रिपोर्ट कार्ड बताती है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि जेन को मस्कुलर और पावर एबिलिटी में तो फुल मार्क्स मिले हैं, बट रिटन एग्जाम में जेन की कंडीशन काफी खराब है। जेन के रिपोर्ट कार्ड को देखकर मिस्टर यार्टन भी कहते हैं, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है रिटन एग्जाम में, अभी तक का सबसे वर्स्ट पेपर दिया है इस लड़के ने। इसी बीच हमारा सीन जेन पर भी शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि रियान के द्वारा जेन का मजाक उड़ाया जा रहा है उसके रिटन एग्जाम के नंबर के ऊपर, जहां पर रियान कह रहा होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ में फुल मार्क्स, रिटन में 0। जेन अभी तक का सबसे बड़ा फैन है मिस्टर जीरो का। जेन और रियान की इन्हीं बातों के बीच में इन दोनों की नजर जाती है पास ही के एक डी रैंक ग्रुप के ऊपर, जो एक ई रैंक हीरो को परेशान कर रहे थे। पर इससे पहले कि डी रैंक ग्रुप के हीरो उस ई रैंक हीरो को ज्यादा बुली कर दे,
वहां पर जेन जाकर उसे बचा लेता है और रियान उन डी रैंक हीरो से कहता है, तुम हीरो नहीं हो सकते, तुम तो खुद कमजोर हीरो को परेशान कर रहे हो। इस पर वो डी रैंक हीरोज कहते हैं, हे ई रैंक हीरो, यहाँ से साइड हट जाओ, नहीं जानता है कि हमारे ग्रुप के बारे में। हमारा ग्रुप गोल्डन ट्रायंगल, ये अच्छी बात है कि हम इसे परेशान कर रहे हैं, खुशी बना कि तुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो साइड हट जा। इस जगह पर डी रैंक हीरोज की ये सब बातें सुनने के बाद भी रियान वहां से नहीं हटता। इस चीज से डी रैंक हीरोज में से एक हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो डी रैंक हीरो रियान के ऊपर एक पंच से अटैक कर देता है, पर बिल्कुल सही समय पर मिस्टर जीरो यानी हमारा जेन आकर उस डी रैंक हीरो का पंच को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। इस चीज को देखकर उन तीनों डी रैंक हीरोज को ऐसा लगता है कि जेन उनसे लड़ना चाहता है, बट इससे पहले कि जेन और उन तीनों में लड़ाई शुरू होती, वहां पर एक और हीरो जाता है, जिस हीरो को देखते से ही वो तीनों डी रैंक के हीरो वहां से भाग जाते हैं। इस चीज को देखकर मिस्टर जीरो यानी जेन के अलावा युआन जो नया लड़का है और रियान दोनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सा हीरो है जिसे देखकर डी रैंक के वो घमंडी हीरो यहाँ से भाग चुके हैं। इस जगह पर कुछ देर बाद ही वो हीरो जेन, युआन और रियान के पास आकर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम ज़ीशेन है और वो एक बस ई लेवल का हीरो है। इस बात को सुनकर हमारा जेन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो ज़ीशेन से कहता है, तुम ई रैंक के हो, इसके बावजूद भी तुम्हारा काफी डोमिनेंस है, क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहोगे? इस चीज पे ज़ीशेन कहता है, क्या सच में? मुझे 5 साल हो गए हीरो बने और अभी तक मुझे किसी ने भी अपनी टीम में ज्वाइन नहीं किया था, मैं जरूर होना चाहूंगा। इस जगह पर रियान भी हाँ कर देता है कि हाँ वो ज़ीशेन को अपनी टीम में जरूर ले लेगा। इस जगह पर ज़ीशेन अपनी पावर के बारे में जेन और बाकी सबको बताता है कि उसकी पावर है अनलकी। इस बात को सुनकर जेन कहता है, अच्छा मतलब तुम्हारी पावर की मदद से तुम किसी के ऊपर भी अनलकीनेस लगा सकते हो, है ना? इस चीज पे ज़ीशेन कहता है, हाँ थोड़ी सिमिलर है बट थोड़ी सी डिफरेंट। असल में मैं किसी के ऊपर चूज करके अनलकीनेस नहीं लगाता, बस जो भी मेरे करीब होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिक ही अनलकीनेस लग जाती है। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आता। इस पर ज़ीशेन जेन, युआन और यान को पूरा एक्सप्लेन करता है कि वो असल में एक अनाथ बच्चा है और उसे तो ये भी लगता है कि उसके अनलकीनेस की वजह से उसकी मॉम डैड की मौत हुई होगी। इस जगह पर ज़ीशेन बताता है कि बचपन में जो वो सबसे पहले ऑर्फनेज में रहता था उसमें आग लग गई थी और जब वो दूसरे ऑर्फनेज में गया तो वहां पर बहुत ही भारी बर्फबारी गिरी, जिसकी वजह से उस ऑर्फनेज के काफी लोग मारे गए थे। ज़ीशेन बताता है कि उसका जीवन सच में एक अनलकी है, जो भी उसके पास रहता है उसकी लाइफ खराब होना शुरू हो जाती है। इस जगह पर ज़ीशेन को इतना ज्यादा दुखी देखकर जेन कहता है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या ज़ीशेन? इस पर ज़ीशेन कहता है, किसने कहा मेरी दोस्त नहीं है, ये देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी जीएफ। असल में यहाँ पर ज़ीशेन अपने फोन में एक AI GF को दिखाकर बात कर रहा था। अब इस चीज को देखकर युआन और रियान एक अनसेटिस्फाइड फेस बना लेते हैं और वो दोनों जेन से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर असल में जेन ने भी इसी AI GF को अपने फोन में डाउनलोड कर रखा था और वो ज़ीशेन से कहता है, ये तो बहुत ही अमेजिंग ऐप है, मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। इस चीज को देखकर रियान और युआन कहते हैं, जेन भी कुछ कम नमूना नहीं है। इस मोमेंट पर जेन ज़ीशान से कहता है, क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन होगे? इस चीज पे ज़ीशान काफी ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि उससे आज तक किसी ने टीम में ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अनलकी है। बचपन में वो जिस ऑर्फनेज में रहता था उसमें आग लग गई, फिर दूसरे ऑर्फनेज पे गया तो वो ढह गया और उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते उसने पूरे कंट्री के ऑलमोस्ट 90% ऑर्फनेज को तो बर्बाद करके रख दिया है। पर थैंक यू सो मच जेन कि तुम मुझे अपने टीम में ज्वाइन करे हो। इस चीज़ पर जेन को समझ नहीं आता कि ज़ीशान कहना क्या चाहता है। इस जगह पर ज़ीशान जैसे ही एक पिलर को टच करता है तो वो पिलर में दरार पड़ जाती है और वहां पर पूरी की पूरी बिल्डिंग दहना शुरू हो जाती है। इस जगह पर एक लड़की के ऊपर भी बिल्डिंग का एक टुकड़ा गिरने वाला होता है, पर जेन सही समय पर आकर उस लड़की को बचा लेता है। इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है हॉस्पिटल पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे लोग उस बिल्डिंग में थे वो इंजर्ड हो चुके हैं। इस चीज को देखकर जेन समझ जाता है कि असल में ज़ीशान कहना क्या चाहता था। ज़ीशान जिस भी जगह पर रहता है वहां पर अनलकीनेस की एक वेव फैल जाती है और इस चीज को युआन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है और वो जेन से कहता है,
आज मैं मरते मरते बचा हूँ, ये हमारी टीम में बिल्कुल नहीं रहेगा। इस चीज़ पर जेन युआन को समझाने लगता है, पर जीशान भी ये सब सुन लेता है और वो कहता है जेन से, युआन सही कह रहा है, मैं अगर टीम में रहूँगा तो तुम्हारा नुकसान या फिर तुम्हारे साथ अनलकीनेस सी रहेगी। इस चीज़ पर जेन कहता है, जीशान तुम अब हमारी टीम में हो और रहोगे, चिंता मत करो, हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। जेन के यहाँ कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि रियान काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए एक लेटर लेकर रूम के अंदर आ रहा होता है, जिसे देखकर जेन रियान से पूछता है, क्या तुम्हें कोई लव लेटर मिला है? इस चीज को सुनकर रियान की सारी खुशी दुख में बदल जाती है और रियान का पूरा दिल ही टूट जाता है। इसके बाद रियान अपने आप को जैसे तैसे कहकर संभालता है और अपने आप को खड़ा करता है और कहता है, खैर वो छोड़ो, ये वो नहीं है, ये है पावर ऑफ ऑटोमी। इस चीज के बारे में जेन को कोई भी आइडिया नहीं होता और इसी मोमेंट पर हमारे द हीरो रिटर्न्स का एपिसोड नंबर 2 भी समाप्त हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि जीशान कुछ लोगों पर नजर रख रहा है और इधर जेन और रियान तो पूरी तरह से अपनी वेकेशन बना रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में हमें जो लेटर दिखाया गया था रियान के पास पावर ऑफ ऑटोमी, असल में उसमें कोई पावर ऑफ ऑटोमी नहीं थी। असल में उस लेटर में इन सब का पहला हीरो वर्क था। इनका पहला हीरो वर्क ये है एज ए टीम कि इन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ अजीब स्मगल करने की कोशिश कर रही है अंडरवर्ल्ड में। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जीसान और बाकी सब इस ऑर्गेनाइजेशन पे पिछले एक हफ्ते से नजर रख रहे हैं और आज ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्मगल करने वाली है। और अगर रियान और रियान की टीम ने इन्हें इस स्मगलिंग में रोक लिया तो इनकी रैंक C या फिर B रैंक तक भी बढ़ सकती है। और इसी रैंक लेवल अप के लालच के चक्कर में रियान ने ये मिशन लिया है, वरना रियान को ये मिशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये मिशन B या फिर A रैंक लेवल का मिशन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। इन्हीं सब के बीच में शीशेन कहता है, रियान मुझे लगता है कि आज वो स्मगलिंग करेंगे, युआन को बुला लो यहाँ पर, लगता है हमें फाइट करनी होगी। इस जगह पर शीशेन की इस बात को सुनकर और कहता है, हे चश्मिश आ जाओ, तुम्हारे लिए काम है पहले हीरो वर्क पे। अब इस जगह पर इस बात को सुनते से युआन अपने टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल कर वहां पर आ जाता है। गाइस आपको ये सीन देख के तो पता चल ही चुका है कि यहाँ पर युआन की पावर टेलीपोर्टेशन है, जो कि काफी कूल पावर है युआन की पर्सनालिटी को देखकर। युआन टेलीपोर्ट होते से ही कहता है, हे रियान पहली बात तो मैं चश्मिश नहीं हूँ, ठीक है। युआन की इस बात पर रियान कहता है, अच्छा ठीक है तुम चश्मिश नहीं हो, ओके, क्या तुमने मेरे सुपर जेट शूज लाए हो? इस पर युआन कहता है, हाँ मैं लाया हूँ, बट मुझे क्यों लग रहा है ये तुम्हारे हर बार के एक्सपेरिमेंट की तरह फ्लॉफी हो जाएगा। इस पर रियान कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही शानदार है, मैं एक हीरो एंट्री करने वाला हूँ, बिल्कुल एक हीरो की तरह, तुम बस मुझे देखो। अब यहाँ के रियान उन सुपर जेट शूज को पहन लेता है। अब यहाँ पर रियान की प्लानिंग ये होती है कि वो इस सुपर जेट से उड़कर सेम टू सेम वैसी एंट्री करे जैसे सुपर हीरोज करते हैं। अब इस जगह पर रियान अपने पूरे प्लान को बना लेता है, शूज को पहन लेता है, पर जब उड़ने की बारी आती है तो कुछ ऊपर चाहते से ही वो सुपर जेट्स एज एक्सपेक्टेड खराब हो जाते हैं और रियान को हवा में कहीं उड़ा ले जाते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ वो गैंग ऑर्गेनाइजेशन एक स्मगलिंग कर रही होती है, जहां पर हमें पता चलता है कि ये गैंग ऑर्गेनाइजेशन अपने क्लाइंट को एक मॉन्स्टर बेच रही है और इस मॉन्स्टर को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस जगह पर ये स्मगलिंग डील कंफर्म होने ही वाली होती है। इसी बीच वहां पर जीशेन आ जाता है। जीशेन वहां पर आते से ही उन ऑर्गेनाइजेशन से कहना शुरू कर देता है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, मैं और मेरी हीरो टीम यहाँ पर आ चुकी है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतने बड़े डायलॉग मारने के बाद जीशेन कुछ नहीं करता। जीशेन चिली स्टिक्स को उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब इस वजह से जीशेन और उसकी टीम का कोई फायदा नहीं होता, उल्टा वो मॉन्स्टर जीशेन और युआन के पीछे ही भागने लगता है। अब इस जगह पर जीशेन और युआन वहां से भाग लगते हैं। इसी बीच उनकी नजर जेन पर पड़ती है, जो यहाँ पर रियान को उठा रहा है, जो कि यहाँ पर बेहोश पड़ा है अपनी हीरो वाली एंट्री के बाद। अब इस जगह पर युआन और जीशेन जेन से कहते हैं, अरे बचाओ यार। अब इस जगह पर जैसे ही वो मॉन्स्टर जेन के पास आता है, जेन अपने वेपन को समन कर एक ही हमले में उस मॉन्स्टर को यहाँ से काफी दूर फेंक देता है। पर यहाँ पर जेन से गलती हो जाती है। असल में वो मॉन्स्टर उड़ते उड़ते बीच सिटी में आ जाता है और वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। जेन भी बिना कुछ देरी करे बीच सिटी में आ जाता है।
वहां पर जेन देखता है कि इस मॉन्स्टर ने एक बूढ़े आदमी को पकड़ रखा है। यह देखते से ही जेन उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए सीधा उस मॉन्स्टर पर एक अटैक कर देता है। जेन के एक अटैक से ही उस मॉन्स्टर के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बट इससे कुछ फायदा नहीं होता। वो मॉन्स्टर का शरीर दोबारा जुट जाता है। इसी बीच पैदल पैदल वहां पर रियान भी हो जाता है। रियान जेन से कहता है, यार तुम तो बहुत ज्यादा फास्ट हो। खैर मैं बहुत थक चुका हूँ। इस जगह पर जेन उससे पूछता है, तुम्हारे वो उड़ने वाले जूतों का क्या हुआ, उनका क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तुम? इस पर रियान बोलते हैं कि वो काफी खास है, मैं उसका फ्यूल यूज नहीं करना चाहता, मेरे पास पैसे नहीं है फ्यूल का, तो मैं पैदल ही आ गया। खैर तुम चिंता मत करो, मैंने एक और वेपन बनाया है, क्लेंजर। इसकी मदद से हम इसे आसानी से हरा देंगे। इस जगह पर जेन को अगेन लगता है कि रियान मॉन्स्टर से मार खाएगा, पर इस जगह पर जेन देखता है कि रियान बहुत ही सीरियसली उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और सीधा रियान उस मॉन्स्टर के मुंह में घुस जाता है और वहां पर अपने क्लेंजर डिवाइस का इस्तेमाल कर देता है। रियान को इतना सीरियस देखकर जेन समझ जाता है कि इस बार रियान इस मॉन्स्टर को संभाल लेगा और वो अपने वेपन को रीसमन कर देता है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। हम अगले सीन में देखते हैं कि रियान अपने क्लेंजर डिवाइस की मदद से उस पूरे मॉन्स्टर को क्लीन कर देता है। अब इसी बीच वहां पर युआन और शीशेन भी हो जाते हैं। यहाँ पर युआन और शीशेन देखते हैं कि वो मॉन्स्टर खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, उस मॉन्स्टर के गंदे पानी से वहां पर कुछ लोग अपने एकने और झुरियां भी सही कर रहे हैं। इस चीज को देखकर युआन और शीशेन का रिएक्शन बस यही था, ओके। पर इसके बाद युआन और शीशेन जेन के पास जाते हैं और जेन से पूछते हैं, क्या तुमने इस मॉन्स्टर को खत्म किया? इस पर जेन कहता है, नहीं मैंने नहीं, इसे रियान ने हराया है। जेन के मुंह से रियान का नाम लेते से ही हमारा सीन रियान पर जाता है, जहां पर रियान एक छोटी सी लड़की के ऊपर होता है। वहां के सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि रियान एक ठरकी है। अब यहाँ पर रियान के इसी सीन को दिखाते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि युआन, शीशेन, रियान और जेन अपनी रैंक देख रहे थे, जहां पर उन्हें पता चलता है कि उनकी रैंक ई से सी आ चुकी है। पर इस जगह पर युआन काफी खुश नहीं होता। वो कहता है कि हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन को रोका है, हमारी रैंक ऑलमोस्ट बी या फिर ए हो जानी चाहिए थी अब तक। ये पूरी गलती रियान की है। अगर रियान को वहां पर वो सारे लोग एक छोटी लड़की के ऊपर नहीं देखते और उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इंसान एक छोटी सी लड़की को छेड़ रहा है, तो हमारी रैंक बढ़ जाती। उन सब ने रिपोर्ट कर दी हमारे ऊपर कि ये हीरो नहीं है वहां ने। इस चीज पर रियान कहता है, यार जेन तुमने तो देखा था, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो गलती से गिर गया था। खैर वो सब छोड़ो, हम इस लड़की का क्या करने वाले हैं? इसके घर के बारे में हमें कुछ नहीं पता और ये कुछ नहीं बोल रही है। रियान के इन शब्दों से हमें पता चलता है कि जिस लड़की के ऊपर रियान गिरा था वो मिसिंग हो चुकी है। उसे नहीं पता है कि उसका घर कहाँ पर है। इसलिए रियान, युआन, जेन और जेन उसे अपने घर ले आते हैं। अब इस जगह पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इस लड़की की कैसे मदद करे, क्योंकि ये कुछ बोल ही नहीं रही है। इसी बीच ने सीसीटीवी में पता चलता है कि होंडुआन उनके अपार्टमेंट में आ रही है, जिसे देखकर युआन और रियान की तो राल ही टपक जाती है, क्योंकि होंडुआन काफी ज्यादा पॉपुलर सुपर हीरो है और वो दिखने में भी काफी सुंदर है। अब इस जगह पर जैसे होंडुआन वहां पर आती है, होंडुआन उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर छोटी बच्ची से मिलने आए हैं। कुछ देर तक छोटी बच्ची से बात करने के बाद होंडुआन इन सबको बताती है कि वो इनसे इस बच्ची के बारे में एक सीरियस टॉपिक पर बात करना चाहती है। यह सुनते से युआन उस छोटी बच्ची को वहां से बाहर ले जाता है। इसके बाद होंडुआन सबको इस छोटी बच्ची के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि ये छोटी बच्ची कोई मामूली लड़की नहीं है, यह लड़की असल में एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। यहाँ पर होंडुआन बहुत ही दुख से बताती है, कुछ लोग कई सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट में कई सारे बच्चे मारे भी जा चुके हैं। इस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक सक्सेसफुल रिजल्ट ये लड़की ही है और इस लड़की के पीछे भी वो लोग जरूर आएंगे। होंडुआन की इन सारी बातों को सुनकर जेन को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। वो सोचने लगता है कि दुनिया में क्राइम वापस से बढ़ने लगा है, जैसा पहले बढ़ा था। अब वापस से लोग छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट में कई सारे हजार बच्चे मारे जा चुके हैं। जेन अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहा होता है, पर जेन के गुस्से का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि होंडुआन और रियान के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है कि उन्हें समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। अब इस चीज को देखकर जेन अपने गुस्से को शांत करता है और जेन AKA0 ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे भी नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसके बाद होंडुआन जेन और रियान को बताती है कि ये सब चीज इतने खुले में इसलिए हो पा रही है क्योंकि इस सिटी के हीरो ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी इन सब में मिला हुआ है।
वो ही नए नए बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। होंडोआन बताती है कि इन एक्सपेरिमेंट के पीछे का रीजन ये है कि वो प्रेसिडेंट चाहता है कि वो ऐसे हीरोज को बनाए जिनका पावर लेवल 0 जितना हो, यानी हमारे ज़ेन जितना। अब होंडोआन उस प्रेसिडेंट के बारे में बता ही रही होती है कि इसी दौरान हमें हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट दिखाया जाता है। होंडोआन कहती है वो प्रेसिडेंट इतना ज्यादा इविल है कि वो 0 जैसा एक और हीरो बनाने के लिए इस सिटी के हर एक बच्चे तक को मार सकता है। हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के इंट्रो के साथ ही द गॉड समन्ड एज हीरो का एपिसोड नंबर 3 भी समाप्त हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि ज़ेन की बहन उसके कान खींचते हुए पूछ रही है कि इस लड़की को कहां से किडनैप करके लाए हो। अब इस जगह पर ज़ेन उसे समझाता है कि उसने इस लड़की को कहीं से भी किडनैप नहीं किया है और ना ही वो कोई किडनैपर है। इस जगह पर ज़ेन बताता है कि ये लड़की उन्हें एक मिशन के दौरान मिली है और उन्हें इसका नाम वगैरह कुछ नहीं पता है, तो कुछ समय तक ये लड़की हमारे साथ ही रहेगी। यह सुनते से ही ज़ेन की बहन का पूरा मूड चेंज हो जाता है और वो कहती है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी लड़की बहुत क्यूट है। अब इसके बाद ज़ेन की बहन उस लड़की से कहती है हम पहले तुम्हारे लिए कपड़े लेंगे एंड देन हम खाना खाने जाएंगे, ठीक है ना। अब ज़ेन की बहन ने यह आइडिया बनाया है तो अब इस पे कौन मना कर सकता है। ज़ेन जो दुनिया का नंबर 1 हीरो है वो कुछ नहीं कह सकता उसके सामने, तो कोई कुछ भी नहीं कहता। अब सब इस प्लान पे एग्री करते थे, पर रास्ते में चलते दौरान ज़ेन की नजर पड़ जाती है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि ये लोग वही हैं जिनके बारे में होंडोआन ने बताया था। ज़ेन पूरा श्योर हो जाता है कि ये लोग इस लड़की को ले नहीं आए हैं, इसलिए ज़ेन अपनी बहन से कहता है कि तुम आगे जाओ, हम पीछे पीछे आते हैं। अब ज़ेन की बहन कुछ आगे बढ़ती ही है कि वहां पर वो तीनों बी रैंक के हीरो आ जाते हैं, ज़ेन, युआन और रियान के पीछे। यहाँ पर वो ज़ेन से कहते हैं उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा हश्र क्या होगा। जैसे ही वो बी रैंक के हीरो यह कहते हैं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि गली के कॉर्नर पे वो तीनों हीरो बहुत ही बुरी हालत में पड़े हैं। उनका ये हसल ज़ेन ने किया था। इनके इस पिटाई की खबर हीरो एसोसिएशन जो सिटी का है उसके प्रेसिडेंट तक भी खबरें पहुंच जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे अपने बी रैंक के हीरोज पे काफी विश्वास था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके बी रैंक के हीरोज को सी रैंक के हीरोज इतनी बुरी तरह मारेंगे। ज़ेन ने बी रैंक के हीरोज को इतनी बुरी तरह मारा था कि उन बी रैंक के हीरोज की शकल पहचानना मुश्किल हो रहा था। अब इस जगह पर प्रेसिडेंट के इस गुस्से को शांत कर रहा था पास ही में बैठा हुआ एक इंसान। वो प्रेसिडेंट से कहता है चिंता मत करो, हम अगली बार ए रैंक या फिर एस रैंक के हीरो को भेजकर आसानी से उस लड़की को ले लेंगे, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो। इस पर्सन के इन्हीं शब्दों के दौरान हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नेक्स्ट सीन में रियान का अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहां पर एक निंजा गर्ल घुसने की कोशिश कर रही होती है। निंजा गर्ल सीधा रियान की लेब में घुस जाती है जहां पर उसे सोफे पे एक इंसान बैठा हुआ दिखता है। निंजा गर्ल बिना कोई देरी करे सीधा उस इंसान की नेक को ट्विस्ट कर देती है, पर इस जगह पर उसे पता चलता है कि एक डमी है और यहाँ पर कोई इंसान नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ट्रैप है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। यहाँ पर निंजा गर्ल की घबराने की आवाज सुनकर रियान भी वहां पर आ जाता है। रियान जैसी लाइट ऑन करता है वो अपने सामने निंजा गर्ल को देखता है। निंजा गर्ल रियान को देखते से ही बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो रियान को ठरकी वगैरह कहना शुरू कर देती है। यहाँ पर रियान को समझ नहीं आता कि ये लड़की उसकी लेब में क्या कर रही है। अब इस जगह पर निंजा गर्ल पूरी घबराई हुई थी। उसके हाथ में जो आ रहा था वो रियान के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में एक ब्रश आती है जिसका इस्तेमाल रियान गंदी चीजों को साफ करने के लिए करता है, पर निंजा गर्ल उस ब्रश को सीधा रियान के मुंह में डाल देती है। रियान जैसे तैसे कर उस ब्रश को थूकता है कि तब तक निंजा गर्ल के हाथ में क्लेंजर आ जाता है। ये वही क्लेंजर है जिसकी मदद से रियान ने पिछले एपिसोड में उस मॉन्स्टर को पानी में बदला था। इस जगह पर रियान निंजा गर्ल को समझाता है कि उसे इस्तेमाल मत करना, पर इस समय तक निंजा गर्ल उसे इस्तेमाल कर देती है रियान के कपड़ों के ऊपर। यहाँ पर वो पूरा क्लेंजर की पावर कपड़ों पर चली जाती है जिसकी वजह से रियान के सारे कपड़े पानी बनकर बह जाते हैं। अब इस मोमेंट पर रियान के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता। इस जगह पर निंजा गर्ल ये सब देखकर बेहोश होने वाली होती है, पर वो अपने आप को संभालती है और रियान से ठरकी बोलकर वहां से भाग जाती है। अब इस मोमेंट तक रियान को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लड़की कौन है, उसके घर में क्यों आई
और उसने उसके ही कपड़े उतार दिए और फिर उससे ही ठरकी बोल दिया। रियान के इसी कंफ्यूजन के दौरान हमारा सीन ज़ेन पर जाता है, जहाँ पर ज़ेन सोने की कोशिश कर रहा था। इसी सीन को दिखाते हुए हमें दिखाया जाता है कि एक असैसिन ज़ेन की बहन और उस छोटी लड़की पर नजर रखा हुआ है। इस किलर का यह प्लान होता है कि जैसे ही ज़ेन सो जाएगा वो ज़ेन की बहन के ऊपर हमला कर वो ज़ेन की बहन को जान से मार देगा, और वो ज़ेन की बहन को मारते से ही उस छोटी सी लड़की को वहां से लेकर हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पास ले जाएगा। अब यहाँ पर ये किलर सोच ही रहा होता है कि वो किस तरह से ज़ेन की बहन को मारेगा। वैसे ही ज़ेन उसके पीछे जाता है और कहता है इसके बारे में सोचना भी मत। ज़ेन को यहाँ देखकर असैसिन पूरी तरह से घबरा जाता है कि आखिर ज़ेन यहाँ पर कैसे आ गया। वो कुछ देर पहले घर में था। इस जगह पर असैसिन इतना घबरा जाता है कि वो बिना कोई देरी करे अपने अंदर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लेता है। असल में ये इंजेक्शन इंसानी पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है। अब इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर ये ए रैंक का हीरो एस रैंक में बदल जाता है। अब इस चीज को करने के बाद इस असैसिन को ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से ज़ेन को मार देगा। असैसिन के लेवल एस रैंक पर आने के बावजूद भी ज़ेन बहुत ही आसानी से किलर के सारे हमलों को डॉज कर पा रहा था। ज़ेन एक बहुत ही मामूली सा हमला करता है जिससे किलर ना मरे, और इतने में ही किलर अपने मरने जैसी हालत में जाता है। इस मोमेंट तक आने के बावजूद भी किलर को समझ नहीं आता कि वो कितना भी कुछ कर ले पर वो ज़ेन को नहीं हरा पाएगा। ज़ेन इस दुनिया का नंबर 1 हीरो है। अब इस चीज का अंदाजा ना होते हुए किलर ज़ेन को धमकाने लगता है कि वो कभी ना कभी तो उसकी बहन को जान से जरूर मारेगा, भले वो कितना भी कुछ कर ले। और वो ज़ेन से कहता है तुम एक हीरो हो, तुम्हें किसी को भी मारने की परमिशन नहीं है, तुम मुझे भी नहीं मार पाओगे, पर मैं तुम्हारी बहन को मार सकता हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। अब इस चीज को सुनकर ज़ेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ज़ेन कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैंने हीरो वाला काम बहुत समय पहले ही छोड़ दिया। इस जगह पर पहली बार किलर को ज़ेन के अंदर जीरो दिखाई देता है। किलर समझ जाता है कि ये ओरा बहुत खतरनाक है, ये ओरा जरूर जीरो का है, पर इस जगह पर किलर समझता ही है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है कि ज़ेन उसे अपने एक ही हमले से खत्म कर देता है। इस हमले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरा पहाड़ का एक हिस्सा रोड बन जाता है। अगले सीन में ज़ेन वापस घर आ जाता है, जहाँ पर ज़ेन की बहन उससे पूछती है तुम कहाँ गए थे। इस पर ज़ेन कहता है मैं बस बाथरूम गया था बस। इस जगह पर ज़ेन अपनी बहन से पता नहीं क्यों अपने आइडेंटिटी को हमेशा छुपाए ही रखना चाहता है कि वो नंबर 1 हीरो जीरो है। अब इस जगह पर ज़ेन की सिस्टर जैसी वहां से जाती है। ज़ेन मनी मन सोचने लगता है कि होंडुआन ने उसे बताया था कि उन्हें कुछ ही दिनों में हीरो एसोसिएशन के खिलाफ जाते हुए प्रेसिडेंट का खात्मा करना होगा। ज़ेन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी नंबर 1 हीरो हाइडिंग इस पावर का एपिसोड नंबर 4 भी समाप्त हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि आज ही वो दिन है जिस दिन ज़ेन और बाकी सबको हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करना है। होंडुआन सबसे कहती है हम काफी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ दोस्तों को मदद के लिए बुलाया है। होंडुआन यहाँ पर सीयू नाम की एक लड़की को इंट्रोड्यूस करती है जो कि ए रैंक हीरो होती है। इसी के साथ साथ होंडुआन सबको ये भी बताती है कि हमारी और मदद के लिए मस्कुलर टीम से भी कुछ लोग जरूर आएंगे। इसी बीच वहां पर सीयू कहती है क्या होंडुआन हमें इनके साथ लड़ना होगा, ये तो बहुत कमजोर लग रहे हैं। इस जगह पर सीयू ज़ेन, रियान और युआन की बेइज्जती कर रही है। इस चीज को देखकर ज़ेन कहता है यहाँ पर कमजोर और छोटा तो ये लग रही है, किससे कह रही है। इस चीज को जीयू भी सुन लेती है और जीयू ज़ेन से कहती है हे तुमने छोटा किससे बोला, क्या तुम मुझे छोटा बोल रहे हो। अब इस पर ज़ेन कहता है मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, पर क्या पता जो रिप्लाई दे रही है मैंने उससे ही कहा हो। इन दोनों की इसी बहस के बीच में युआन ज़ेन से कहता है ज़ेन ये छोटी बच्ची है, इसे परेशान मत करो। अब इस चीज को सुनकर सीयू को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीयू युआन को एक लात मार देती है। वो वहां पर कहती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हारी एज की हूँ, और वैसे भी तुम एक कमजोर लड़के हो, तुम दिखने में बहुत कमजोर दिख रहे हो। अब इस चीज को सुनकर युआन कहता है मैं लड़ाई के दौरान अपनी काबिलियत को जरूर साबित करूंगा, तब तो मुझे कमजोर नहीं समझोगी। इस पे सीयू कहती है वो तो लड़ाई के दौरान पता चलेगा कि तुम सब बस बोझ होने वाले हो। ये सब कहकर सीयू अगेन होंडुआन से पूछती है कि ये सब तो बहुत कमजोर हैं, हम इनके साथ कैसे जीतेंगे।
अब इस चीज पर होंडुआन ने बता दी है, मिसेस जेनली को तुम कम मत आको जियो, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर प्रेसिडेंट का कोई आर्मर तोड़ सकते हैं तो वो सिर्फ मिसेस जेन है। होंडुआन की इन सारी बातों को सुनकर जियो कहती है, अगर तुम कह रही हो कि ये जेन इतना ज्यादा ताकतवर है तो मैं मान लेती हूँ। इन्हीं सब बातों के दौरान हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में पूरी टीम वहां पर आ चुकी होती है जहां पर प्रेसिडेंट आने वाला है। इस जगह पर जेन और बाकी सब वहां पर छुपे होते हैं। यहाँ पर जेन के साथ मस्कुलर टीम के कुछ लोग होते हैं जो जेन की बॉडी के चाले कर रहे होते हैं, यानी जेन की बॉडी को बार बार टच कर रहे होते हैं। अब इससे जेन काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था और वो मस्कुलर टीम से कहता है, बस बहुत हो गया, पिछले 15 मिनट से तुम सिर्फ मेरी बॉडी को टच करे जा रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। इस जगह पर जैसे तैसे कर जेन उन सबको कन्विंस करता है कि उसकी बॉडी को इस तरह मत छुओ। अब इस चीज से कन्विंस तो हो जाते हैं, पर वो मस्कुलर टीम वहां पर बोर होना शुरू हो जाती है। इसलिए मस्कुलर टीम बिना होंडुआन के मैसेज दिए ही जैसे ही प्रेसिडेंट की टीम वहां पर आती है, प्रेसिडेंट की टीम पर हमला कर देते हैं। इस जगह पर होंडुआन को समझ नहीं आता कि उसके बिना सिग्नल दिए ये क्यों हमला कर रहे हैं, पर इस जगह पर अब पूरी स्ट्रेटेजी खराब हो चुकी होती है तो रियान और जेन भी वहां पर मैदान में कूद जाते हैं। अब इधर बैटलफील्ड में जीयू भी आ जाती है। जीयू वहां पर सबसे पहले एरोप्लेन को खराब करने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ से उड़कर ना जा सके। जीयू इस चीज में काफी हद तक कामयाब होती हुई भी दिखती है, पर अचानक से ही कहीं से जीयू के ऊपर बुलेट चलना शुरू हो जाती है। यह देखते से ही होंडुआन समझ जाती है कि ये बुलेट कौन चला रहा है। होंडुआन समझ जाती है कि ये बुलेट्स हंटर चला रहा है। हंटर असल में ए रैंक का सबसे सुपीरियर हीरो है। होंडुआन कहती है, हंटर भी तुम्हारे इस गलत काम में तुम्हारा साथ दे रहा है, पैसों से तुमने उसको भी खरीद लिया। होंडुआन के इन शब्दों के बाद वहां के सारे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो किसके साथ फाइट करेंगे। इस जगह पर होंडुआन प्रेसिडेंट के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। जेन वहां पर प्रेसिडेंट के साथ वो जो मिस्टीरियस पर्सन है उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जीयू और युआन हंटर जो कि ए रैंक में सबसे सुपीरियर हीरो है उसके साथ लड़ाई करेंगे। इस जगह पर लड़ाई शुरू होते से ही जेन उस पर्सन पर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है, पर इस जगह पर निंजा गल आ जाती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में रियान के घर पर देखा था। निंजा गल आती है और जाती है क्योंकि जेन उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है, पर फिर से निंजा गल उठ जाती है और उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। पर इस जगह पर रियान जेन से कहता है कि तुम उस पर्सन से लड़ो, मैं इस गल को संभालता हूँ। अब इस पॉइंट पर सारे लोगों को अपने अपोनेंट मिल चुके थे। मस्कुलर टीम बाकी लोगों को संभाल रही थी, जेन उस मिस्टीरियस पर्सन को, होंडुआन प्रेसिडेंट को, रियान उस निंजा लेडी को और जीयू और युआन हंटर को। पर इस जगह पर हंटर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, पर वहां पर जीयू भी अलग अलग तरह की कोशिश कर रही होती है, पर जीयू के हमले से हंटर के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। पर इस जगह पर युआन जीयू के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर जीयू हमेशा की तरह शुरुआत में युआन से कहती है, तुम यहाँ पर मारे जाओगे, तुम बहुत कमजोर हो हंटर के सामने। अब उस पर युआन कहता है, तुम बस मेरी बात मानो, उस पेड़ के ऊपर हमला करो। अब इस जगह पर जीयू को समझ नहीं आ रहा कि हंटर तो दूसरी जगह है, तो युआन वहां पर हमला क्यों करा रहा है। पर युआन कहता है, हमला करो बस तुम। अब इस जगह पर पहली बार जीयू युआन के ऊपर विश्वास करते हुए युआन के बताए गए जगह पर हमला कर देती है और वहां पर ही हंटर छुपा होता है। हंटर जीयू के हमले से जम जाता है। अब इस चीज से जीयू काफी इंप्रेस हो जाती है और युआन से कहती है, तुम्हें कैसे पता था कि वो वहां पर छुपा है। इस पर युआन कहता है कि मुझे ये चश्मे ऐसे ही नहीं लगे हैं, मुझे कैलकुलेशन का काफी आइडिया है और मेरे ये चश्मे सिर्फ चश्मे दिखने के लिए नहीं, असल में लोगों को ट्रैक करने के लिए और टेलीपोर्ट होने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब इस जगह पर युआन और सीयू पूरे बेफिक्र हो चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हंटर तो जमा हुआ है, पर हंटर उस जमी हुई जगह से बाहर निकल जाता है और सीधा सबसे पहले जीयू को एक फोर्स फील्ड के अंदर बंद कर देता है। इस जगह पर जीयू पूरी हैरान हो जाती है कि ये फोर्स फील्ड तो काफी हाई लेवल की है, ये तो किसी भी हीरो को नहीं दी जाती, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है। अब इस जगह पर जीयू को हैरान देखकर हंटर कहता है, तुम काफी हैरान दिख रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ये चीज कैसे आई। चिंता मत करो, मैंने इसे चोरी नहीं किया है, असल में ये मुझे प्रेसिडेंट ने दिया है, बस एक तोहफा है उनका साथ देने के लिए। खैर मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, पहले इस चश्मिश को देखने दो। और यह कहते से हंटर सीधा युआन के पास चला जाता है।
हंटर युआन के ऊपर काफी ही ब्रूटली हमला करना शुरू कर देता है। वो युआन के जबड़े में मारता है, युआन की जो लाइन तक क्रैक कर देता है। वो युआन को बहुत ही ब्रूटली सीयू के सामने मार रहा था। अब इस चीज को देखकर सीयू भी काफी ज्यादा डरना शुरू हो जाती है। उसे काफी बुरा लग रहा था कि उसके सामने युआन को ऐसे मारा जा रहा है। इस जगह पर ऐसा नहीं था कि युआन अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। युआन हंटर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हंटर बहुत ही आसानी से युआन के सारे हमले को झेल लेता है। पर युआन के ऊपर हंटर के द्वारा जो हमले हो रहे थे वो बेसिकली किसी टॉर्चर से कम नहीं होते। हर हमले में युआन की एक हड्डी टूट रही थी। इवन युआन के अब शरीर से खून आना भी शुरू हो जाता है। अब इधर युआन को दिखाते हुए हमारा सीन दूसरी तरफ जेन पर जाता है, जहां पर जेन अभी भी उस मिस्टीरियस पर्सन पर काफी भारी पड़ रहा था। अब इस चीज को देखकर कि जेन उस पर काफी भारी पड़ रहा है, वो मिस्टीरियस पर्सन अपने आप में वही इंजेक्शन लगा लेता है जिसकी मदद से ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इंसान की पावर ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। अब इस जगह पर इस चीज को लेते से ही वो मिस्टीरियस पर्सन एक डीमन के अंदर बदलना शुरू हो जाता है। जेन उस मिस्टीरियस पर्सन को देखकर कहता है, लगता है अब मुझे थोड़ा सीरियस होना होगा। अब इस जगह पर जेन ये कह ही रहा होता है कि तभी मिस्टीरियस पर्सन जेन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। पर जेन उस मिस्टीरियस पर्सन के सारे हमलों को आसानी से डॉज कर रहा होता है। और फिर फाइट के बीच में अचानक से जेन थोड़ा सीरियस होता है और एक हमला करता है, जिससे वहीं पर वो मिस्टीरियस पर्सन धराशायी हो जाता है। अब इधर जेन की फाइट तो काफी ही आसानी से खत्म हो चुकी थी, पर उधर बाकी लोगों की फाइट काफी ही बुरी चल रही थी, जहां पर निंजा गर्ल ने रियान को भी ऑलमोस्ट हरा दिया था। और वहीं होंडुआन भी यहाँ पर काफी बुरी हालत में होती है। होंडुआन के ऊपर भी प्रेसिडेंट काफी ज्यादा हावी पड़ रहे थे, क्योंकि होंडुआन के हमले प्रेसिडेंट के आर्मर के सामने कुछ भी नहीं थे। और जब अचानक से होंडुआन प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, तो प्रेसिडेंट होंडुआन के पेट में काफी बुरी तरह से एक पंच मारते हैं, जिसकी वजह से होंडुआन के मुंह से खून निकल आता है। यहाँ पर होंडुआन की हालत भी खराब है और दूसरी तरफ युआन तो मानो अब मरने ही वाला है। युआन को ऐसा टॉर्चर होता हुआ देखकर जियू का गुस्सा आपे से बाहर चला जाता है। इवन उसकी पावर उसके ही कंट्रोल में नहीं होती है। सीयू सबसे पहले अपनी फोर्स फील्ड को अपनी पावर की मदद से तोड़ देती है। सीयू को आजाद देखकर हंटर यहाँ पर हैरान ही हो रहा होता है कि तभी जियू बिना कोई देरी करे सीधा हंटर को बर्फ में जमाती है और फिर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। हंटर को खत्म करते से सीयू सीधा युआन के पास जाती है और युआन को उठाने की कोशिश करती है। अब इसी सीन को दिखाते हुए हमें दूसरी तरफ रियान को दिखाया जाता है। रियान यहाँ पर निंजा गर्ल को कन्विंस कर रहा होता है कि वो एक अच्छी इंसान है, उसे यहाँ पर इन सब चीजों का साथ नहीं देना चाहिए, उसे हीरो बनना चाहिए ना कि विलन। यहाँ पर रियान उसे समझा रहा होता है ये सब गलत हो रहा है, यहाँ पर कई सारे बच्चों की जान जाने वाली है। अब इस जगह पर निंजा गर्ल भी रियान से कन्विंस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि निंजा गर्ल भी इन एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट ही है, उसने भी इन सारे एक्सपेरिमेंट को झेला है। यहाँ पर निंजा गर्ल अपने आप को कन्विंस होने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि रियान यहाँ पर बस उसे मैनिपुलेट कर रहा है। पर इस जगह पर रियान ऐसा कुछ नहीं कर रहा था और वो इस चीज को प्रूव करने के लिए निंजा गर्ल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। एवन रियान उस निंजा गर्ल से ये भी कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मुझे मार लो, पर उस लड़की का जीवन खराब मत करो निंजा गर्ल। अब इस जगह पर ये सब कहते कहते रियान निंजा गर्ल के काफी करीब हो जाता है, पर निंजा गर्ल उसे नहीं मारती। अब इस जगह पर निंजा गर्ल भी हार मान लेती है और वो रोना शुरू हो जाती है। वो रियान से कहती है कि मैं इन सब चीजों से थक चुकी हूँ, मुझे यहाँ से भागना है। अब इस जगह पर निंजा गर्ल को ऐसे रोते हुए दिखाते हुए हमारा सीन होंडुआन पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर होंडुआन को प्रेसिडेंट ने गले से पकड़ रखा होता है। अब इस जगह पर होंडुआन से प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम ये मत सोचना कि तुम एक डुआन फैमिली की मेंबर हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम यहीं मरोगी। अब इस चीज को सुनकर होंडुआन कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बस तुमसे ऐसे ही लड़ने आ गई? मेरे पास आखिरी मेरा ट्रम्प कार्ड बचा है। और यह कहते से ही होंडुआन जेन का नाम लेती है और हमें देखने को मिलता है कि जेन जस्ट प्रेसिडेंट के ऊपर ही है और सीधा प्रेसिडेंट के ऊपर जेन हमला कर देता है। जेन के एक हमले से ही प्रेसिडेंट का आर्मर टूट जाता है। अब इस चीज को देखकर प्रेसिडेंट भी बहुत जल्दबाजी में उसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके इस्तेमाल से इंसान अपना लेवल बढ़ाता है।
यहाँ पर प्रेसिडेंट एस लेवल के होते हैं, तो प्रेसिडेंट का लेवल यहाँ पर S+ रैंक का हो जाता है। अब यहाँ पर बाकी सारे लोगों की तरह ही प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि अब वो S+ रैंक के हो चुके हैं, तो अब उन्हें ये D रैंक का हीरो तो नहीं हरा पाएगा। और यह सोचकर प्रेसिडेंट जेन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, पर जेन इन S+ रैंक के हमलों को भी आसानी से डॉज कर पा रहा था। इस चीज को देखकर प्रेसिडेंट को शुरुआत में समझ नहीं आता, इसलिए प्रेसिडेंट सीधा जेन के ऊपर हमला करते हैं, पर जेन उस सीरियस पंच को भी एक ही हाथ से रोक लेता है और उन्हें पकड़कर हवा की तरफ थ्रो कर देता है। और हवा में उड़ने के दौरान ही जेन वहां पर पहुंचकर प्रेसिडेंट के ऊपर एक और हमला करता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बहुत ही तेजी से आकर जमीन में टकराते हैं। अब इस चीज को देखकर होंडोआन कहती है, क्या तुमने प्रेसिडेंट को मार दिया? इस चीज पे जेन कहता है, चिंता मत करो, मैंने बहुत ही कम पावर का इस्तेमाल करके उनके ऊपर हमला किया है। वो शायद बेहोश हुए हैं, 1-2 महीने में वो जाग जाएंगे शायद। गाइस, इस जगह पर जेन ने अपनी कम पावर का इस्तेमाल कर प्रेसिडेंट को मारा तो नहीं है, बट देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जेन की इतनी से पावर में ही प्रेसिडेंट कोमा में जा चुके हैं। खैर, इसी बीच वहां पर जेन और युआन की नजर पड़ती है जीयू पर, जो अपने कंधे पर जैसे तैसे कर युआन को लेकर आ रही थी। जीयू वहां पर पहुंचते से ही इन सबसे कहती है, युआन काफी बुरी हालत में है, हमें उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। युआन को ऐसे बेहोश दिखाते हुए नंबर 1 हीरो हाइडिंग हिज पावर के एपिसोड नंबर 5 का भी समापन हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर युआन टेलीविजन पर देख रहा था कि हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की सारी इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक हो चुकी है। अब इस चीज को देखकर युआन हैरान होता है कि प्रेसिडेंट की इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी लीक कैसे हो गई। अब शियू वहां पर युआन को एप्पल खिला रही थी। शियू बताती है कि होंडोआन काफी सुपीरियर हीरो है, वो ये सब करवा सकती है, उसने ही करवाया होगा। अब इस जगह पर शियू युआन को एप्पल खिलाते हुए शर्मा रही थी, और उधर हम देखते हैं कि रियान भी निशागल के साथ मजे कर रहा होता है। इसी बीच वहां पर जेन आ जाता है। जेन आते से ही वहां पर इनसे अपने हालचाल पूछता है और पूछता है कि होंडोआन कहाँ पर है, उसे कई दिनों से वो दिखी नहीं है। इस चीज पे पीछे खड़ी हुई होंडोआन कहती है, मैं यहाँ पर रही, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है हीरो? कहीं तुम मुझे पसंद करने तो नहीं लगे हो ना? इस पर जेन कहता है, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। इस बात को सुनकर होंडोआन कहती है, ओ ऐसा क्या? पर वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और बताने आई हूँ। इस जगह पर होंडोआन कहती है सबसे कि मैंने स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हीरो एसोसिएशन से बात करी है, और वो एग्री कर चुके हैं तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, और इसमें जेन तुम्हें भी आना है। इस चीज पे जेन कहता है, नहीं, मैं वैसे ही बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे हीरो एसोसिएशन पर विश्वास नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अब इस चीज को सुनकर जीयू कहती है, तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो S रैंक से भी ऊपर है, वो तुम्हें हरा सकते हैं, तो हमें ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। इस पर जेन कहता है, नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, वैसे मैं काफी स्ट्रांग हूँ और हीरो एसोसिएशन के साथ मैं ट्रेनिंग नहीं करना चाहता। इस पर जीयू कहती है, तुम यहाँ पर घमंडी बन रहे हो, तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए, वरना तुम हमसे भी हार सकते हो। इस बात को सुनकर जेन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पर एक कंडीशन में, अगर तुम सब ने मिलकर भी मुझे अगर एक खरोच भी दे दी तो मैं ट्रेनिंग करने के लिए एग्री कर दूंगा, पर अगर तुम जब तक मुझे नहीं हरा पाओगे तब तक मैं ट्रेनिंग नहीं करने वाला, ठीक है ना? जेन के इन्हीं बातों के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सारे लोग रूफ टॉप पर आ जाते हैं। इस जगह पर जेन भी तैयार हो जाता है इन सब का सामना करने के लिए। फाइट की शुरुआत में सबसे पहले जीयू जेन के पास आकर हमला करना शुरू कर देती है, क्योंकि अभी तक जीयू ही एकमात्र है जिसने प्रॉपर्ली जेन की पावर नहीं देखी है, इसलिए वो सोच रही होती है कि वो जेन को डोमिनेट कर देगी। पर जेन के एक मामूली पंच से ही जीयू बहुत दूर जाकर घिसाने लगती है, पर सही समय पर नीचा गल उसे पकड़ लेती है, वरना जीयू हॉस्पिटल के नीचे गिर जाती। इस जगह पर यह चीज को देखकर जेन कहता है, मैंने थोड़ी सी ज्यादा पावर लगा दी, मुझे माफ करना जीयू, एंड थैंक यू नीचा गल कि तुमने जीयू को बचा लिया। अब इस जगह पर जेन की इन सारी बातों को सुनकर निंजा गल भी सीरियस हो जाती है और वो भी जेन के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ देर लड़ाई चलती रहती है और हम अगले सीन में देखते हैं कि जेन, होंडोआन, जीयू और निंजा गल तीनों को हरा देता है और अब बाकी बचा होता है तो रियान, और हम देखते हैं कि रियान पतली गली से वहां से भागने और फरार होने की कोशिश कर रहा था, पर रियान के भागने से पहले जेन उसे देख लेता है।
उसके बाद जेन रियान को इतना क्रीपी सा लुक देता है। रियान भी समझ जाता है कि अब उसकी हालत काफी खराब होने वाली है। इस सीन के बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेन वहां से जाने लगता है। जेन को जाता हुआ देखकर होंडुआन कहती है, इसको कोई भी नहीं हरा सकता। होंडुआन के इन शब्दों के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि जेन को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से पीट रखा होता है और ये और कोई नहीं उसकी बहन होती है। इस जगह पर जेन अपनी बहन से माफी मांग रहा था क्योंकि जेन ने मोमो के कहने पर स्ट्रीट डॉग को लेकर आ गया था। अब इस चीज पर जेन की बहन काफी गुस्से में थी, पर मोमो और डॉगी के क्यूट फेस बनाने से जेन की बहन भी पिघल जाती है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम अगले सीन में एक लेब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट घायल होता है। हीरो एसोसिएशन के लीडर से मिलने वहां पर उनकी फैमिली का लीडर जाता है। वो वहां पर आते से ही हीरो एसोसिएशन के लीडर को मार देता है और कहता है, ऐसे कमजोर लोगों की मेरी फैमिली में कोई जरूरत नहीं है। इस मिस्टीरियस पर्सन के इन शब्दों के साथ हमारा सीन दूसरी तरफ जेन पर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर जेन बाकी लोगों का इंतजार कर रहा था क्योंकि आज उनकी ट्रेनिंग थी। जैसे ही बाकी लोग वहां पर आते हैं, जेन उनसे पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही। इस पे वहां के सारे लोग कहते हैं कि हम जिंदा बच गए, वही बहुत है। सीएसएन इतना ज्यादा अनलकी है कि हमारी ट्रेनिंग हो ही नहीं पाई। अब इस जगह पर इस चीज को देखकर जेन हंसने लगता है क्योंकि उसने कहा कि ये तो और भी ठीक है कि तुम वहां पर बच गए, मैं तो ये खुश हूं कि हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग बच गई। अब इस जगह पर सब लोग वहां पर सीएसएन को मारने के लिए भागने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच में हीरो एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका नाम मिस्टर युआन होता है। असल में ये होंडुआन के फैमिली का ही मेंबर है और बाद में हमें पता चलता है कि होंडुआन का बिग ब्रदर है। न्यू प्रेसिडेंट होंडुआन से कहता है, मिस डुआन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। मिस्टर प्रेसिडेंट के मुंह से यह सब सुनकर होंडुआन का चेहरा पूरा उतर जाता है। इस चीज को जेन भी नोटिस कर लेता है, पर इस जगह पर साफ साफ दिख रहा होता है कि होंडुआन ना चाहते हुए भी प्रेसिडेंट की बात मान रही होती है। अकेले में आते से ही होंडुआन अपने ब्रदर से पूछती है, बिग ब्रदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे होंडुआन का बिग ब्रदर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आखिर तुमने पिछले प्रेसिडेंट के ऊपर हमला क्यों किया, तुम्हें इसकी परमिशन किसने दी। और यह कहते हुए होंडुआन का बिग ब्रदर होंडुआन का फेस बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और जबरदस्ती उससे कहने लगता है कि अगली बार ऐसा करने का सोचना भी मत, वरना वो तुम्हारे वो नमूने दोस्त है ना जिनके साथ तुमने ये सब किया था, उन्हें मैं कीड़ों की तरह मसल दूंगा। अपने ब्रदर के मुंह से यह सब सुनकर होंडुआन कहती है, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सब मेरी गलती थी। और यह कहकर होंडुआन नीचे गिर जाती है और रोना शुरू कर देती है। अब इस जगह पर वहां पर जेन वगैरह भी आ जाता है। होंडुआन अपने आंसू छुपाते हुए खड़ी हो जाती है। प्रेसिडेंट जेन को देखते से ही पहचान जाते हैं और वो जेन से कहते हैं, तुम्हारे बारे में काफी सुना है जेन ली, तुम काफी शक्तिशाली हो, तो क्या तुम डुआन फैमिली को ज्वाइन करना चाहोगे। अब इस जगह पर वहां पर जेन के सारे दोस्त खुश होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि डुआन फैमिली कितनी पॉपुलर फैमिली है, जेन जरूर चूज करेगा। पर इस जगह पर जेन प्रेसिडेंट से कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी फैमिली में ज्वाइन होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं ली फैमिली में ही सही हूँ। अब इस चीज को सुनकर प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है कि उसकी फैमिली के ऑफर को कैसे एक मामूली फैमिली के इंसान ने ठुकरा दिया। इस चीज से गुस्सा होते हुए प्रेसिडेंट अपने ओरा को ओपन कर देते हैं। अभी ओरा इतना पावरफुल होता है कि वहां के सारे लोग अपने घुटने पर आ जाते हैं सिवाय जेन ली के। जेन प्रेसिडेंट से कहता है, तुम्हारी बस इतनी ही पावर है और तुम हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। जेन के इन सारे शब्दों को सुनकर प्रेसिडेंट जेन को ही देखे जा रहे थे। जेन भी अपना आई कांटेक्ट तोड़ने को तैयार नहीं था। अब इस जगह पर जेन और प्रेसिडेंट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इसी इंटेंस सीन को दिखाते हुए गॉड लेवल हीरो हाइडिंग इज पावर का एपिसोड नंबर 6 भी समाप्त हो जाता है। सो दोस्तों, क्या लगता है, क्या जेन भी अपने ओरा को ओपन करेगा और क्या जेन और प्रेसिडेंट के बीच में लड़ाई होगी, जानेंगे पार्ट 2 में।